नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, हम आज आईआर टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पिछले कई दिनों से मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं आपके सामने नहीं आ पा रहा था, वीडियो नहीं बना पा रहा था। उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूं। लेकिन हम आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर चर्चा करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर नेट का एग्जाम भी निकट है, तो हम उस पर चर्चा करना थोड़ा वाजिब भी समझेंगे और उचित भी समझेंगे। तो हम आईआर के छोटे से टॉपिक है, लेकिन बहुत ही बेसिक टॉपिक है, उस पर चर्चा करेंगे। महान वाद विवाद। तो महान वाद विवाद क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जैसे हमने राजनीति सिद्धांत पढ़ा था, राजनीति सिद्धांत में हमने देखा था कि परंपरागत दृष्टिकोण और व्यवहारवादी दृष्टिकोण दोनों में सर्वोच्चता को लेकर विवाद हुआ। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों में विवाद चलता रहा है। ये विवाद की एक लंबी कड़ी रही है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि विवाद के बेसिकली मूल विषय क्या हैं, तो वो आपको पता रहना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो विवाद है वो क्या रीजन रहा है कि विवाद का। तो बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम लेते हैं, सबसे पहले दो दृष्टिकोण थे जो परंपरागत दृष्टिकोण के भाग हैं, कि एक आदर्शवादी सिद्धांत, आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद। ये दृष्टिकोण प्राचीन काल से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कहीं ना कहीं विषय बना रहा कि भाई नैतिकता रहनी चाहिए कि शक्ति रहनी चाहिए, कि ये दो बातें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रमुखता का विषय बनी रही है। तो अब हम मित्रों हम देखते हैं कि इन दोनों को लेकर क्या क्या विवाद हमारे सामने होते रहे हैं। तो आते हैं, अब एक तरफ ध्यान रखते हैं आदर्शवाद। ये आदर्शवाद ऐसी विचारधारा है जो नैतिकता पर बल देती है, जो कहती है कि हमें नैतिकता के नियमों का पालन करना चाहिए। दूसरी तरफ यथार्थवादी विचारधारा है जो कहती है कि हमें शक्ति संबंधों को ध्यान में रखकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेनी चाहिए। ये मानव में सद्गुण की बात करते हैं आदर्शवादी, और वहीं यथार्थवादी जो हैं वो कहते हैं नहीं, मानव सद्गुणी नहीं दुर्गुणी प्राणी है। तो बेसिकली इसलिए शक्ति संबंधों के आधार पर ही पूरा राज्य संबंधों का संचालन होना चाहिए। तो ऐसी बातें कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी होती रही है। प्राचीन काल से देखें तो अगर इधर आए तो आदर्शवाद में प्लेटो अरस्तु जैसे विचारक थे। प्लेटो अरस्तु का आपने नाम सुना ही है। प्लेटो ने बेसिकली अपनी पुस्तक रिपब्लिक में सद्गुण की बात की, दार्शनिक शासक की बात की। अरस्तु भी पॉलिटिक्स में विधि के शासन की बात करता है, नैतिकता की बात करता है। तो ये लोग नैतिकता पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, कहते हैं कि राज्यों के जो संबंध हैं वो भी नैतिकता पर आधारित होने चाहिए। इन्होंने इसी पर ज़्यादा ध्यान रखा था, इसलिए प्लेटो तो दार्शनिक शासक की बात करते हैं और अरस्तु कहीं ना कहीं कि अपना विधि के शासन और विधि का शासन भी नैतिकता पर आधारित होने की बात करते हैं। तो इन लोगों का विचार इसी प्रकार थे। हालांकि डायरेक्ट इस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विषय के रूप में उभरा नहीं था, लेकिन इनके विचारों से हमें ऐसा एहसास होता है कि ये राज्यों के संबंधों के बारे में नैतिकता की बात करते हैं। लेकिन यहाँ यथार्थवाद में प्राचीन काल में एक विद्वान थे जो कहीं ना कहीं प्लेटो और अरस्तु के समकालीन थे, थुसीडाइडिस। ये पहले यथार्थवादी प्राचीन विचारक हैं जो शक्ति संबंधों की बात करते हैं और युद्ध जैसी बातें भी कहीं ना कहीं बताते हैं। ये कहते हैं राष्ट्रों के मध्य जो संबंध होता है वो शक्ति से संचालित होगा। शक्ति कहीं ना कहीं राज्य का नींव है, राज्य को शक्ति प्राप्त करने पर बल देना चाहिए, और मानव को भी यह दुर्गुणी प्राणी के समान थुसीडाइडिस मानते हैं। इन्होंने बहुत ही एक अच्छी बुक भी लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ पेलोसिनियन वार। तो मैं उस किताब को भी थोड़ा चर्चा कर देता हूं आपके सामने। हिस्ट्री ऑफ पेलोसिनियन वार, इस किताब में इन्होंने बेसिकली कहा कि जो युद्ध है वो राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं शक्ति प्राप्ति का एक उपकरण है। तो बेसिकली ये भी शक्ति पर ज़्यादा ध्यान देते थे। तो थुसीडाइडिस प्राचीन काल में ही ऐसे विचारक रहे हैं जो कहीं ना कहीं शक्ति की बात करते थे। उसके बाद देखते हैं कि हम आगे चलते हैं थोड़ा सा और आगे इतिहास में, तो हम क्या पाते हैं, तो वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि इतिहास में देखें तो आदर्शवाद में आते हैं तो कांट ग्रीन जैसे विचारक आए। कांट ग्रीन
तो ये भी कहते हैं राज्यों के मध्य संबंधों में नैतिकता आनी चाहिए, नैतिकता की बात करते हैं। इधर आते हैं यथार्थवाद में, तो फिर मैकियावली, होब्स जैसे विचारक आ जाते हैं। ये शक्ति संबंधों की बात करते हैं, थॉमस होब्स। तो आप जानते हैं मैकियावली ने प्रिंस नामक पुस्तक लिखी थी और कहा था राज्य का शासक का पहला उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना ही होना चाहिए। होब्स भी शक्ति की बात ही करता है लेवियाथन पुस्तक में। तो 1651 में उन्होंने लेवियाथन लिखी थी, उसमें वो शक्ति की बातें करते हैं। हम और आगे चलते हैं तो बेसिकली फिर आगे देखते हैं कि वुड्रो विल्सन जैसे विचारक, जो वुड्रो विल्सन जिनको लोक प्रशासन का जनक भी कहते हैं, तो जैसे विचारक फिर शांति की बात करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ये शांति पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और उन्होंने फिर राष्ट्रसंघ की स्थापना में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लीग ऑफ नेशन बोलते हैं जो, तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना की थी। कहते हैं 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन बन गया और इसमें उसने कहा था कि राष्ट्रों के मध्य शांति संबंधी कार्य ही होना चाहिए। लेकिन वुड्रो विल्सन और ये जो शांति वाली बातें हैं उनकी आलोचना करते हैं फिर यथार्थवादी विचारक E.H. कार। E.H. कार जो है वो बेसिकली इन्होंने एक किताब लिखी कि 20 ईयर क्राइसिस। तो इस किताब में उन्होंने कहा कि वास्तव में हमें नैतिकता वैतिकता से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संचालन नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उद्देश्य महत्वपूर्ण होते हैं, वो शक्ति संबंधों पर आधारित रहते हैं और हर राज्य का उद्देश्य भी शक्ति प्राप्त करना होना चाहिए। तो E.H. कार ने फिर शक्ति संबंधों की बात की और ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से यथार्थवाद बनाम आदर्शवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक प्रमुख विषय प्राचीन काल से बना रहा और 1920 के बाद इसमें और स्पष्टता आने लगी और ये विवाद और अधिक बढ़ने लगा। जब ये विवाद बढ़ने लगा तो इसे एक विद्वान थे लुसियन एशवर्थ, मैं उसका भी नाम आपके सामने लिख देता हूं, लुसियन एशवर्थ। तो वो ये आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद की बहस को, ये आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद यानी कि आइडियलिज्म और रियलिज्म की जो सर्वोच्चता संबंधी बहस को महानवाद विवाद का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? महानवाद विवाद। तो आपको ये कोई पूछे कि महानवाद विवाद क्या है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, सिंपल, तो आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद में जो बहस है इसी को महानवाद विवाद नाम दिया गया। इस महान विवादवाद को दूर करने के लिए स्टैनले होपमैन जैसे विचारक भी हुए। उन्होंने कहा हमें इन दोनों जो सिद्धांत हैं, आदर्शवाद और यथार्थवाद, दोनों के गुणों में समन्वय करना चाहिए। तो इन्होंने समन्वयवादी दृष्टिकोण भी स्टैनले होपमैन ने प्रस्तुत भी किया था। ये भी आपको थोड़ा सा पता रहे तो बहुत अच्छा है। तो सिंपल है, लुसियन एशवर्थ विद्वान थे जिन्होंने आदर्शवाद और यथार्थवाद की जो बहस थी, सर्वोच्चता संबंधी वो विवाद था, उसको महानवाद विवाद का नाम दिया। ये विवाद सिर्फ आदर्शवाद यथार्थवाद नहीं, आगे आगे जैसे ही और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रगति हुई, जैसा कि आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कहीं ना कहीं व्यवहारवाद आया और व्यवहारवाद का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ा। तो फिर एक नया फिर विवाद शुरू हो गया, परंपरावाद बनाम विज्ञानवाद। अब ये बहस फिर नहीं आ गई, फिर अगली बहस फिर शुरू हो गई, परंपरावाद बनाम विज्ञानवाद। अब ये एक नई बहस फिर कहीं ना कहीं शुरुआत होगी। वास्तव में ये परंपरावाद विज्ञानवाद की जो बहस है वो E.H. कार ने ही कहीं ना कहीं 20 ईयर क्राइसिस में कहीं ना कहीं इसको शुरुआत कर दी थी। तो कहते हैं इस बहस की शुरुआत जो है E.H. कार से ही हुई थी। E.H. कार जो थिंकर थे उन्होंने किताब लिखी थी 20 ईयर क्राइसिस, द 20 ईयर क्राइसिस। 1939 में लिखी थी। इस किताब में उन्होंने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में
उद्देश्य परक होती है, राज्य सब जो नेता हैं उद्देश्य परक काम करते हैं, इसका कोई वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है। आप इसको विज्ञान के रूप में इसका प्रयोग नहीं कर सकते, कोई साइंटिफिक नहीं है। मानव का अध्ययन इस तरीके से, राज्य का अध्ययन वैज्ञानिक रूप से संभव नहीं है। तो इन्होंने विज्ञानवाद, तथ्यवाद की कहीं ना कहीं आलोचना ईएचकार ने ही कर दी थी। उसी के साथ ये बहस शुरुआत होगी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाई परंपरावाद ही चल सकता है। ईएचकार ने कहा कि विज्ञानवाद नहीं चल सकता। तो ये बेसिकली ईएचकार ने कह दिया। जब ईएचकार ने ऐसी बात कही तो ईएचकार तो कहीं ना कहीं परंपरावाद की बात करते थे, शक्ति की बात करते थे, तो इन्होंने वैज्ञानिकता की आलोचना कहीं ना कहीं करने की बात की। तो फिर आलोचना में एक नए विद्वान आए जो बेसिकली क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई, डब्ल्यू रोस जो विद्वान थे वो उन्होंने बेसिकली विद्वान दिया कि संचार तंत्र की बात की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, कि डब्ल्यू रोस एस्ले थे, एस्बे जो थिंकर थे, इन्होंने वापिस संचार तंत्र की बात की। इन्होंने कहा कि संचार तंत्र कहीं ना कहीं जो है साइबरटेनिक्स है, तो ऐसी मानव की सोच भी उसी प्रकार की है। मानव भी एक तंत्रिकाओं का जाल होता है, मानव की सोच भी वैसी रहती है। इसलिए हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में भी, राजनीति के बारे में भी, नेताओं के व्यवहार के बारे में भी भविष्यवाणी कर सकते हैं और पूरे सिस्टम को जान सकते हैं। ऐसी बातें इन्होंने कहीं ना कहीं की। तो इसी से प्रभावित होकर बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिद्धांत भी कहीं ना कहीं आना शुरुआत हो गए, कि खेल सिद्धांत आ गया, निर्णय निर्माण सिद्धांत आ गया, मॉडर्न कैप्लान का व्यवस्था सिद्धांत आ गया। तो सारे कहीं ना कहीं ये विज्ञानवाद के सिद्धांत थे, खेल सिद्धांत, अपना निर्णय निर्माण सिद्धांत। तो इस प्रकार से विज्ञानवाद के कारण बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिद्धांत हमारे सामने आए, लेकिन फिर इनकी भी आलोचना करने लगे इस परंपरावाद से जुड़े हुए विचारक। इसमें एक डेनियल बुल का नाम आता है, डेनियल बुल। ये डेनियल बुल फिर बेसिकली क्या करते हैं कि विज्ञानवाद की आलोचना करते हैं। विशेषकर इन्होंने थॉमस सी सेलिंग के खेल सिद्धांत की आलोचना की थी, जो विज्ञानवाद पर आधारित था। तो इन्होंने फिर आलोचना करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परंपरावाद बनाम विज्ञानवाद की बहस और तीव्र होने लगी। जब ये बहस तीव्र होने लगी तब मार्टिन कैप्लान ने एक पुस्तक लिखी, द न्यू ग्रेट डिबेट, ट्रेडिशनल वर्सेस साइंस। तो उस 1966 में मार्टिन कैप्लान ने पुस्तक लिखी थी, और इस पुस्तक में मार्टिन कैप्लान ने इसको नाम दिया नया महानवाद विवाद। इस बहस को, इसमें सर्वोच्चता संबंधी विवाद को मार्टिन कैप्लान ने क्या नाम दिया? नया महानवाद विवाद। अब सिंपल महानवाद विवाद तो किसमें है? आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद में। और नया महानवाद विवाद किसको कहा? परंपरावाद और विज्ञानवाद को। तो ये किसने कहा? मार्टिन कैप्लान ने कहा। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो मित्रों, जब ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए तो हम उसको दोबारा से मैं समझाता हूं, क्योंकि आपके लिए हो सकता है नया हो, तो मैं थोड़ा सा आपको चित्र सहित समझाने की कोशिश करता हूं तो आपको दिक्कत नहीं आए। तो देखो मित्रों, मैंने कहा कि शुरुआत कहां से हुई? आइडियलिज्म और रियलिज्म। आइडियलिज्म का मतलब है आदर्शवाद और रियलिज्म का मतलब है यथार्थवाद। जो ये आइडियलिज्म है ये नैतिकता की बात करते हैं। ये कहते हैं राज्यों के मध्य संबंध में नैतिकता का पालन होना चाहिए। प्लूटो और अरिस्टोटल जैसे विद्वान इसी से जुड़े हुए हैं, आइडियलिज्म से। प्राचीन यूनान में जाएं तो देखें तो यही इसी की बात करते हैं। चाहे रिपब्लिक में प्लेटो ने जो कहा हो, अरस्तु ने जो अपना पॉलिटिक्स में कहा हो, तो उन्होंने नैतिकता की बात की, संबंधों में नैतिकता की बात कहीं ना कहीं शुरुआत की। हालांकि इस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विषय के रूप में नहीं उभरा था, लेकिन संबंध तो थे ही। तो ये नैतिकता की बात करते हैं। लेकिन उसी समय प्राचीन काल में यूनानी विचारक थे थुसिडाइडस, तो वो शक्ति की बात कर देते। किसकी बात कर देते हैं? शक्ति की। तो देखो, ये बहस आज की नहीं है, ये प्राचीन काल से ही चली आ रही है। ये दोनों समकालीन विचारक ही हैं। इनका जन्म भी 460 बीसी है, तो ईसा पूर्व है। तो बेसिकली ये ध्यान रख सकते हैं। तो ये इस प्रकार की जो है बातें हैं, ये सर्वोच्चता संबंधी कहीं ना कहीं तर्क या मतभेद ये तभी से चले आ रहे हैं। तो उसके बाद आगे आते हैं तो कांट ग्रीन जैसे विचारक फिर किसकी बात करते हैं? संबंधों में, राज्यों के संबंधों में नैतिकता की बात करते हैं। कांट ग्रीन फिर नैतिकता की बात करते हैं। आगे इतिहास में आते हैं तो ये नैतिकता की बात करते हैं।
आदर्शवाद की बात करते हैं। फिर क्या है, मैकियावली, होब्स जैसे विचारक आते हैं तो ये फिर शक्ति की बात करते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना है, तो ये विवाद चलता रहा। फिर आगे चलते हैं तो वुड्रो विल्सन आते हैं 20वीं शताब्दी में, लीग ऑफ नेशन की स्थापना करते हैं, राष्ट्रसंघ की स्थापना करते हैं, और फिर कहते हैं कि हमें वार्ता द्वारा काम करना चाहिए, नैतिकता द्वारा काम करना चाहिए, तो भाई युद्ध को रोकने का काम करना चाहिए। फिर क्या है, इसकी भी आलोचना कौन कर देते हैं, E.H. कार जैसे विद्वान कर देते हैं। और ये 20 ईयर क्राइसिस में साफ कह देते हैं कि बेसिकली राष्ट्रसंघ असफल रहा है, कहीं ना कहीं उसकी असफलता भी सिद्ध कर देते हैं। तो E.H. कार, तो ये विवाद कहीं ना कहीं चलता रहा 20वीं शताब्दी तक। तो इसी को फिर नाम दिया था लुसियन एशवर्थ ने ग्रेट डिबेट, महान वाद विवाद। आइडियलिज्म एंड रिलीजियम थ्योरी में, आदर्शवाद और यथार्थवाद में जो विवाद हुआ उसको लुसियन एशवर्थ ने क्या कहा, महान वाद विवाद। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, इस कॉन्सेप्ट में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद मित्रों हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसी प्रकार से फिर ट्रेडिशनल और साइंटिफिक अप्रोच में लेकर भी विवाद हुआ। ट्रेडिशनल का तो वही है परंपरागत दृष्टिकोण जो द्वितीयक आंकड़ों की बात करता है, राज्य की संस्थाओं की बात करता है। ये तो आप जानते भी होंगे, आपने राजनीति सिद्धांत में भी ये बातें पढ़ी होंगी कि ये द्वितीयक आंकड़ों की बात करेगा, पुराने आंकड़ों की बात करेगा, संस्थाओं का अध्ययन करेगा, राज्य जैसी संस्थाओं का अध्ययन करेगा। और इधर जो साइंटिफिक अप्रोच है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, इसका उद्भव द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। तो ये बेसिकली किसकी बात करेगा, तथ्य और वैज्ञानिकता की बात करेगा, मानव व्यवहार का अध्ययन करेगा, प्राथमिक आंकड़ों की बात करेगा, प्राथमिक आंकड़ों की बात करेगा और मानव व्यवहार का अध्ययन करेगा, और साइंटिफिक तथ्य प्रस्तुत करने की कोशिश करेगा। अब इधर ये शुरुआत कैसे हुई, ये E.H. कार ने कहते हैं शुरुआत की इस विवाद की। तो E.H. कार ने जैसे व्यवहारवाद आया तो E.H. कार ने अपना 20 ईयर क्राइसिस में बोल दिया था कि राज्यों के जो संबंध हैं उनका निर्धारण हम बेसिकली विज्ञान के रूप से नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो लक्ष्य रहता है, उद्देश्य है, उसके आधार पर वो राजनीति में भाग लेते हैं और उद्देश्य का वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है। ये E.H. कार ने ही 20 ईयर क्राइसिस में कह दिया। तो दूसरी ओर जो विज्ञान की बात करने वाले थे वो W. रोस एस्बे जैसे विद्वान थे। तो उन्होंने बेसिकली संचार तंत्र का, साइबरट्रिनिक्स का जो नियम किया था, जिसको आगे चलकर रॉबर्ट वीनर ने, कार्ल ड्यूइस ने संचार तंत्र का सिद्धांत भी दिया। तो उन्होंने इस प्रकार से W. रोस से प्रभावित होकर, कि बहुत सारे विद्वान थे, रॉबर्ट वीनर, कार्ल ड्यूइस, तो इन्होंने बेसिकली कहा नहीं, हम मानव के बारे में, मानव व्यवहार के बारे में सूचना तंत्र के आधार पर पूरा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कौन सा नेता किस प्रकार का निर्णय लेगा, उसके पास हम पूरी सूचना संकलित करके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का भी वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं और उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो ये विवाद यहाँ शुरुआत हो गई। यहाँ पर जो ट्रेडिशनल वाले थे तो बेसिकली इसमें डेनियल बुल जैसे विचारक थे। तो डेनियल बुल ने फिर कहा कि बेसिकली नहीं, विज्ञानवाद का प्रयोग नहीं हो सकता, इसमें बेसिकली विज्ञानवाद का अध्ययन उचित नहीं है। इन्होंने खेल सिद्धांत के सेलिंग की भी आलोचना की थी। तो खेल सिद्धांत जो सेलिंग से जुड़ा हुआ था उसकी भी इन्होंने आलोचना की और कहता है खेल सिद्धांत के आधार पर हम पूरे राज्यों का अध्ययन नहीं कर सकते, कुछ घटनाओं मात्र का अध्ययन कर सकते हैं और इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संपूर्ण अध्ययन संभव नहीं है और इसमें निश्चित भविष्यवाणी भी संभव नहीं है। तो डेनियल बुल सेलिंग के साइंटिफिक अप्रोच, जो खेल सिद्धांत था, जो साइंटिफिक अप्रोच पर आधारित था, उसकी आलोचना कर देते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ट्रेडिशनल वाले जितने विचारक थे वो बेसिकली जो साइंटिफिक अप्रोच पर आधारित सिद्धांत थे, चाहे व्यवस्था सिद्धांत हो, चाहे खेल सिद्धांत हो, चाहे निर्णय निर्माण सिद्धांत हो, चाहे प्रकार्यवादी सिद्धांत हो, उनकी आलोचना करते हैं। तो इस प्रकार की जो बहस हुई कि परंपरावाद बनाम विज्ञानवाद को लेकर जो बहस सर्वोच्चता संबंधी आई, उसको मार्टिन कैपलान ने नाम दिया न्यू ग्रेट डिबेट, नया महान वाद विवाद। नया महान वाद विवाद।
तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि नया मान विवाद, विवाद विवाद तो किसके बीच में संबंधित है? परंपरावाद बनाम विज्ञानवाद में। सिंपल महान वाद विवाद ये आदर्शवाद और यथार्थवाद के मध्य जो सर्वोच्चता संबंधी वाद विवाद था वो वाला है। तो मित्रों ये सारी बातें आपको ध्यान रहनी चाहिए और आईआर में वैसे भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप कंफ्यूज रहेंगे तो आपको बड़ी दिक्कत रहेगी। फिर मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश और कर देता हूं तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आए कि बेसिकली इसमें परंपरागत दृष्टिकोण और व्यवहारवादी दृष्टिकोण से जुड़े हुए हमारे बहुत सारे अध्ययन भी हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, व्यवहारवाद या विज्ञानवाद से संबंधित हैं। अब सिंपल जो यथार्थवाद है, आदर्शवाद, यथार्थवाद, सिंपल मार्गेंथू वाला, संरचनात्मक नहीं, ये सब परंपरावाद पर ही आधारित है। और क्योंकि ये राज्य का और संस्थाओं का अध्ययन करते हैं और द्वितीयक आंकड़ों का ही कहीं ना कहीं प्रयोग करते हैं, जबकि जो है कैप्लान का व्यवस्था सिद्धांत, खेल सिद्धांत, निर्णय निर्माण सिद्धांत, ये सब व्यवहारवाद पर आधारित है। तो ये आपको बेसिक वैसे भी पता रहना चाहिए। हमारे सिलेबस में दोनों प्रकार के हैं, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, दोनों में समन्वय जरूरी है। तो आज जैसे उत्तर व्यवहारवाद आ रहा है तो दोनों में समन्वय भी आ रहा है। तो जैसे उत्तर व्यवहारवाद आया था ऐसे नव यथार्थवाद आया केनेथ वाल्टज का, तो उसने दोनों में समन्वय करने का प्रयास भी किया परंपरागत और व्यवहारवाद में। तो ये बातें आपको पता रहनी चाहिए। तो मित्रों इसके बाद हम आगे भी आपको और भी बताएंगे, आप इसमें तनाव ना लीजिए, लेकिन आप ये बेसिक नॉलेज तो कम से कम ग्रहण कीजिए कि भाई नया महानवाद विवाद किसके बीच में था, कि परंपरागत और व्यवहारवाद में सर्वोच्चता संबंधी था। किसने कहा? मार्टिन कैप्लान ने कहा। मार्टिन कैप्लान ने 1966 में किताब लिखी, द न्यू ग्रेट डिबेट, ट्रेडिशनल वर्सेस साइंस। तो ये बेसिकली आपको पता रहना चाहिए। जबकि सिंपल मान विवाद किसने कहा? तो वो लुसियन वाला है। तो वो किसने कहा? लुसियन एस्वर्थ ने। किसके बारे में कहा? आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद के बारे में कहा। तो ये पता रहना चाहिए। इसके बाद मित्रों हम आपको ये भी बता देते हैं कि आपको थ्योरी की नॉलेज होनी चाहिए। उसमें आप पूरा थ्योरी का पहले पढ़ें कि भाई परंपरागत दृष्टिकोण क्या है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण क्या है, फिर आईआर को समझने की कोशिश करें तो आपको आसानी से समझ आएगा। तो हमने तो ऐप के माध्यम से आपको पूरा पॉलिटिकल थ्योरी की तो पूरी ऐप ही उपलब्ध कराई है, 45 वीडियो साथ में उपलब्ध कराए हैं। अब आप कह रहे हैं कि आईआर का भी ऐप उपलब्ध करा दो, तो ये अभी तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा है और साथ में सारे काम ऐप पे करना, वीडियो करना बहुत बड़ा काम है। समय के साथ आएंगे, लेकिन मैं जहाँ तक आपका नेट का पेपर है और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर है उसमें जहाँ तक संभव हो मदद करने के लिए तैयार हूँ। और मैं आगे भी वीडियो डालता रहूँगा, जैसे जैसे मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक रहेगा तो मैं आपके लिए और भी वीडियो बनाऊँगा। तो आप निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें और साथ में ऐप कोर्स को भी एक बार देख लें जो हमारा पॉलिटिकल थ्योरी से संबंधित है, तो उसमें आपको पक्का लाभान्वित होंगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूं। तो आप 2-3 मिलकर भी एक लेके देखें तब भी लाभान्वित हो सकते हैं, लेकिन एक बार दोस्तों से पूछिए जिन्होंने लिया है कि भाई उसमें क्या है क्या नहीं है, तो आप निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो से आपसे विदाई चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।